हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेस्ट हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पहला क्वेश्चन ये है, कुहासा किसके द्वारा बनता है दोस्तों, है ना। कुहासा किसके द्वारा बनता है, तो आपने कुहासा जानते होंगे। कुहासा क्या होता है दोस्तों? तो कुहासा जो होता है दोस्तों, यह क्या होता है, निम्न ताप पर क्या होता है, जल वाष्प होता है। यानी निम्न ताप पर जल वाष्प को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कुहासा कहते हैं। जैसे क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि जो द्रव होते जल वाष्प होते हैं, ठीक है, जो जल वाष्प होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, जल वाष्प जो है दोस्तों, यह द्रव जब इनकी संघनन की क्रिया होती है, क्या होती है, संघनन की क्रिया होती है। तो संघनन की क्रिया में क्या होता है दोस्तों, जो जलवाष्प होते हैं ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनते हैं, द्रव बनाते हैं। देखिए, द्रव यानी द्रव का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जब टेम्परेचर संघनन कब होता है दोस्तों, संघनन तभी होता है जब इनका जो तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब तापमान कम होता है तो क्या होता है, संघनन की क्रिया होती है। और जब तापमान ज़्यादा होता है तो क्या होता है, वाष्पन की क्रिया होती है। यानी जल को वाष्प में बदलने को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। और वाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुहासा क्या है दोस्तों, तो कुहासा क्या है, एक जलवाष्प पे होता है दोस्तों, ठीक है, जो निम्न ताप पर दोस्तों होता है दोस्तों, और इनका कहता है संघनन की क्रिया होती है। तो वो क्या कहलाता है, कुहासा कहलाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ठंडी के दिनों में जो कुहासा पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, निम्न ताप पर जो जलवाष्प होता है उसी को क्या कहते हैं, कुहासा कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको तेज से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपका ये है दोस्तों कि जब एक धातु के छल्ले को आप गर्म करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, यानी छिद्र में क्या परिवर्तन होता है। देखिए क्या होता है, आपको पता है दोस्तों, उष्मा, उष्मा जो होता है, ठीक है। तो धातुओं में क्या होता है दोस्तों, धातुओं में उष्मा का प्रसार होता है। धातुओं में उष्मा का क्या होता है, प्रसार होता है। जब कोई धातु उष्मा पाती है तो वह फैलने लगती है, ठीक है। जब कोई धातु क्या होती है, उष्मा पाती है तो क्या होती है, फैलने लगती है। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, आपको पता है गर्मी के दिनों में कहा जाता है कि रेल के पटरियों के बीच में गैप क्यों छोड़ा जाता है। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि रेल की पटरियाँ क्या होती हैं दोस्तों, इन जो कि धातु की होती हैं, लोहे की, तो इनमें क्या होता है, उष्मा का प्रसार होता है, तो ये टेढ़ी हो जाती हैं दोस्तों, इसलिए इनके बीच में क्या होता है, खाली स्थान छोड़ा गया होता है, ठीक है। तो देखिए, यानी जो धातु होता है दोस्तों, यह उष्मा पाकर क्या होता है, फैलने लगता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होती है, प्रसार होती है। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों, आप अब यहाँ पर देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। जैसे अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों, यहाँ जो एक धातु का छल्ला है, तो गर्म करने पर मतलब छिद्र में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, जो धातु का छल्ला होता है मतलब इस तरह से है। तो अगर जब इसको आप गर्म करेंगे, इस छल्ले को आप क्या करेंगे दोस्तों, इस छल्ले को जब आप गर्म करेंगे तो इसके जो छिद्र में क्या परिवर्तन होगा। तो अभी हमने बताया कि जब धातु को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, उनका प्रसार होता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रसार होने का मतलब क्या है, ये फैलेगा, तो इनका छिद्र भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी छिद्र क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा, यानी फैल जाएगा। समझ में आ गया, छिद्र जो हो जाएगा फैल जाता है, ठीक है। तो जब भी धातु को आप उष्मा देंगे तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, फैल जाएगा। अब बात करें दोस्तों, उष्मा क्या है, तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों, जो निम्न ताप से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। उष्मा क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये बात समझ गए आप। जब भी आप किसी छल्ले को गर्म करेंगे तो क्या होगा कि वह फैल जाएगा, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। समझ में आ गया, यानी उनके जो बीच का जो व्यास है, छिद्र दोस्तों, वो फैल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और, एक एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं दोस्तों। आप देखे होंगे अब तो सर मतलब खैर सब केबिल लग गया है दोस्तों, सब लेकिन जब पहले जो पोल था दोस्तों, दो पोलों के बीच की दूरी जो है, मान लीजिए एक पोले है और एक पोले है दोस्तों, ठीक है। तो इस पे जो तार लगे होते हैं, ठीक है, तार, तो गर्मी के दिनों, ठंडी के दिनों में कुछ ये तार तने हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी का दिन आता है दोस्तों, यानी ठंडी के दिनों में क्या होते हैं, तने होते हैं। और जैसे ही गर्मी का दिन आता है, तार क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो ऐसा होता इसलिए है कि जो ठंडी के दिनों में क्या होते हैं, ऊष्मा कम हो जाता है, यानी जो तापमान होता है कम हो जाता है। और जब तापमान कम होने से क्या होता है कि इनका जो ये सिकुड़ता है, धातु क्या होता है, सिकुड़ता है। जबकि तापमान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, धातु फैलेगा। जब धातु फैलेगा दोस्तों तो क्या होगा कि ये लूज होगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है, उष्मा पाता है तो धातु क्या होता है, फैलता है, जिससे तार क्या होते हैं, लूज होते हैं। और ठंडी के दिनों में क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो इससे तार क्या होते हैं, तने हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें आप,
ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता क्यों है। ठीक है, आप बताइए, लैंप की जो बत्ती होती है, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है तेल ऊपर क्यों चढ़ता है। तो चाहे लैंप की बत्ती हो गई दोस्तों, और चाहे अगर आपने कोई रुमाल है आपके पास, ठीक है, और इस रुमाल को आप क्या करते हैं, भिगो देते हैं, तो धीरे धीरे ये रुमाल के पे पानी क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये सारा काम किसके कारण होता है, तो एक गुण होता है दोस्तों, केशिकात्व। अब केशिकात्व क्या है, ठीक है, केशिकी गुण क्या है, तो क्या होता है, जब कोई पतली व्यास व्यास वाली नली होती है दोस्तों, है ना, पतली व्यास वाली नली होती है, तो इसको जब आप द्रव में रखते हैं तो द्रव क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, चढ़ता है। ठीक है, यानी पतली वाली व्यास के नली से क्या होता है, द्रव ऊपर चढ़ता है, यानी द्रव को ऊपर चढ़ने की जो क्रिया है दोस्तों, है ना, वो उसी को क्या कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं। ठीक है, द्रव किसी पतली यानी कम व्यास वाली नली में द्रव को ऊपर चढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए, आप एग्जाम्पल में से समझिए कि जो लैंप की बत्ती होती है, ठीक है, लैंप की बत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये छिद्र जो होते हैं केशिकात्व की काम करते हैं। ठीक है, और इसी छिद्र केशिकात्व मतलब वह गुण होता है, ठीक है, जिससे कोई द्रव क्या होता है, नली में ऊपर चढ़ता है तथा नीचे उतरता है। ठीक है, किसी कम व्यास वाली नली में दोस्तों द्रव को ऊपर चढ़ने तथा नीचे आने की जो घटना है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, केशिकात्व कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये पूछाता है कि आपको पता है कि जो किसान होता है दोस्तों, है ना, किसान जब फसल कट जाता है दोस्तों, तो वो क्या करता है कि फसल कटने के बाद क्या होता है, अ, कि वह उस खेत को क्या करता है, जोत देता है। ऐसा क्यों करता है, तो क्या होता है, जो आपके खेत कटे होते हैं दोस्तों, तो उनकी जो डंठल होती है दोस्तों, जो जड़ होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, जड़ में क्या होते हैं, छोटे छोटे केशिकात्व होते हैं, और इन केशिकात्व के माध्यम से जो होता है, जमीन के अंदर का जो जल है दोस्तों, जमीन के जो अंदर का जल है, ये ऊपर क्या होता है, आता रहता है। इस तरह से जमीन का जो जल होता है दोस्तों, ये ऊपर आता है, यानी जमीन क्या होता है, सूख जाता है। तो जमीन को सूखने के यानी नमी को बनाए रखने के लिए जो किसान करता है दोस्तों, किसान खेत को जोत देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका केशिकात्व। और अगर बात करें दोस्तों कि लैंप के बत्ती में तेल का जो ऊपर चढ़ता है दोस्तों, तो ये किसके कारण होगा, तो केशिकात्व के परिघटना के कारण, यानी केशिकीय परिघटना के कारण होता है। तो केशिकीय परिघटना वही है कि जब आप कम व्यास वाली नली को किसी द्रव में रखते हैं, तरल में रखते हैं, तो पानी क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। ठीक है, आप बात समझिए, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर एक बर्तन है दोस्तों, है ना, एक बर्तन है, और इस बर्तन में क्या होगा दोस्तों, इस बर्तन में क्या है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस बर्तन में क्या भरा, पानी भरा हुआ है। अब हम आपसे क्या, एक यहाँ पर एक नली रखेंगे, क्या रखेंगे, एक नली, है ना। तो आप देखेंगे क्या दोस्तों कि रियल में क्या होता है दोस्तों, अगर ये नली मान लीजिए किसी चीज़ का है, कांच का है, ये जल रखा है दोस्तों, और नली किसका है, कांच का है, तो रियल में क्या होता है दोस्तों कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो जल का जो तल है ये है, तो रियल में इस नली में जो पानी होता है दोस्तों, इससे कुछ ऊपर उठा हुआ आता है ना, पानी क्या होता है, कुछ ऊपर उठा होता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है दोस्तों, यह केशिकीय गुण के कारण होता है। किसके कारण होता है, केशिकीय गुण के कारण, यानी रियल में पानी क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठा रहता है। जैसे पानी जो है नली में, इसमें तो एक तल है दोस्तों, और इसमें पानी कुछ यहाँ तक ऊपर तक गया होता है। ठीक है, तो एक केशिकीय गुण के कारण होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब एक बात समझिए, केशिकीय गुण आप समझ गए, यानी किसी कम व्यास वाली नली में जो द्रव है, द्रव को ऊपर चढ़ने, ठीक है, तथा नीचे उतरने का जो गुण होता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, केशिकात्व बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पृष्ठ तनाव क्या है दोस्तों, तो देखिए पृष्ठ तनाव कहने का मतलब क्या है कि जो हर एक क्या होते हैं, हर एक पदार्थ क्या होता है कि वह अपने पृष्ठ को छोटा बनाए रखने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। अपने पृष्ठ को छोटा बनाए रखने का, अपने आयतन को छोटा बनाए रखने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। तो इसकी, जैसे मान लीजिए, अब आप एक काम करिए, इस पे आप क्या कर दीजिए, एक फोर्स लगा दीजिए, है ना, कोई भी फोर्स लगाइए। तो इस फोर्स को लगा करके क्या करिए, इसको खींचिए, या ऐसे समझिए पृष्ठ तनाव कौन सी परिघटना है,
तो प्रत्येक पदार्थ अपने पृष्ठ को यानी अपने आयतन को छोटा रखने का प्रयत्न करता है। इसी गुण को क्या करते हैं, इस गुण को क्या बोलते हैं हम, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो केस की यानी जो लैंप की बत्ती है दोस्तों, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है केस की परिघटना के कारण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका यूज कैसे करते हैं लोग। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि आप एक जैसे ये आपके गणेश जी बनाए हुए हैं ना, गणेश जी, तो गणेश जी का क्या होता है, सूंड होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी सूंड में हम क्या कर दें, एक छोटा सा पतला नली निकाल दें, है ना, छोटा सा पतला क्या कर दें, नली निकाल दें। अब इस नली से क्या होगा दोस्तों, तो जब यहाँ पर आप कोई अगर दूध रख दे रहे हैं, कुछ भी रख दे रहे हैं, तो धीरे धीरे ये नली जो दूध होता है दोस्तों ना, क्या होगा, धीरे धीरे ये दूध क्या होगा, इसके सूंड में क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो आपको क्या लगेगा कि ये जो गणेश जी का सूंड है ना, तो ये क्या, इसमें ये गणेश जी हैं दूध पी रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, ये केसकी गुण के कारण होता है। समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर देखिए, वस्तु को अपने अवस्था में रहने की जो प्रवृत्ति है उसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आवेग की हम बात करते हैं। आवेग क्या होता है, तो जब बहुत अधिक फोर्स है दोस्तों, है ना, बहुत अधिक फोर्स है और बहुत ही कम टाइम के लिए लगाया जाता है ना, तो फोर्स और ये जो टाइम का जो गुणनफल है ना, इस समय अंतराल का जो गुणनफल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आवेग। यानी फोर्स और समय आवेग की गुणनफल को क्या बोलेंगे, आवेग बोलेंगे। ठीक है, यानी जब कोई बहुत अधिक बल बहुत ही कम समय के लिए लगाया जाता है, तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। और आवेग का जो मात्रक होता है दोस्तों, क्या होता है, न्यूटन पर सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन पर सेकेंड क्या होता है, आवेग का, न्यूटन सेकेंड क्या होता है, आवेग का मात्रक होता है। ठीक है, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इस तरह से आवेग का मात्रक आ जाएगा न्यूटन सेकेंड। एग्जाम्पल में कि अगर आप फुटबॉल की गेंद को मार रहे हैं, जब फुटबॉल की गेंद को आप अपने पैर से मारेंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि आपके पैर और फुटबॉल के बीच बहुत थोड़ा सा संपर्क हुआ, लेकिन वह बहुत दूर तक जाएगा। तो यह किस घटना के कारण जाएगा, तो आवेग के कारण जाएगा, है ना। इस पे कौन क्या हम लगा रहे हैं, आवेग लगा रहे हैं। इसी तरह क्रिकेट का बॉल और इसके बल्ले के बीच में बहुत ही कम संपर्क होता है, लेकिन देखिए कितना दूर दूर तक सिक्स चला जाता है। तो ये क्या लग होता है, आवेग होता है ना। तो जब बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा बल लगा दिया जाता है, तो बल और उस समय अंतराल के गुणनफल को क्या बोलते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आवेग। अब बात करते हैं दोस्तों बल क्या होता है। तो देखिए, आवेग क्या है, एक सदिश राशि है। बल भी क्या है, एक सदिश राशि है। तो बल क्या है, तो देखिए, जो बल एक बाह्य कारक होता है दोस्तों, है ना, जो किसी भी वस्तु के अवस्था में या तो प्रयत्न अवस्था को परिवर्तित करेगा और या तो परिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा। अब एग्जाम्पल में समझिएगा कि जैसे अगर आप यहाँ पर कोई क्या रखा गया है, यहाँ पर हम एक पत्थर रख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक छोटा सा बच्चा आया और हमने कहा कि इस पत्थरों को मतलब ढकेलो, तो इस पत्थर को ये ढकेलेगा, लेकिन क्या पता कि यह बच्चा उसको ना ढकेल पाए। लेकिन अ, यह बल लगाने का प्रयत्न कर, मतलब बल तो लगा रहा है ना। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में या तो परिवर्तित करता है या तो परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। अब इसको समझिए। अब यहाँ पर हम क्या कर दें, एक बड़े बच्चे को ला दें। तो जब हम इस बड़े बच्चे को ला देंगे और इससे कहेंगे कि तुम इसको इस पत्थर को ढकेलो, तो ये क्या करेगा, इसको ढकेल देगा, है ना। तो मतलब क्या लगाया, बल लगाया। तो बल लगाने से क्या हो गया कि ये पत्थर क्या हो गया, ढकेल गया, यानी ये लुढ़क गया। तो यानी ये भी बल लगाया और बच्चा भी क्या लगाया, बल लगाया, यानी बल दोनों लोग लगाए। लेकिन एक ने वस्तु की अवस्था में बदल दिया और एक वस्तु की अवस्था को नहीं बदल पाया। तो इसे आप क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, बल। यानी बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को या तो बदल देता है या तो बदलने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अच्छा, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। बल का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक कितना होता है भाई, न्यूटन होता है। अच्छा, और बल का सीजीएस जो मात्रक होता है वो होता है
डाइन। क्या होता है? बल का जो सीजियस मात्रक होता है तो वो डाइन होता है। क्या होता है भाई? डाइन। बल का जो सीजियस मात्रक, देखिए एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन और सीजियस मात्रक पूछे तो डाइन। और एक डाइन बल क्या होता है? 10⁵ न्यूटन। समझ में? एक न्यूटन पावर कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है ना? 10⁵ डाइन होता है क्या? एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो बल क्या है? एक सदिश राशि है। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा किसे कहेंगे आप? ठीक है, तो आप सिंपल समझिए, इसका डिफिनेशन अगर आप समझें तो जो कार्य करने की क्या होती है दोस्तों, कार्य करने की शक्ति जो होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। यानी कार्य करने की शक्ति को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा जो है दोस्तों क्या होता है? ये ऊर्जा दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। एक होता है आपका स्थितिज ऊर्जा और एक होता है आपके गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो अगर आपसे पूछा कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो देखिए यह डिपेंड करेगा वस्तु की स्थिति पे, यानी वस्तु कितना ऊंचाई पर है ना, कितना ऊंचाई पर है। तो वस्तु की जो स्थिति ऊर्जा की फार्मूला होती है क्या होती है? mgh, जहाँ m क्या होता है? द्रव्यमान होता है, g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है और h क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो कोई वस्तु पृथ्वी से जितना ऊपर हम ले जाते हैं दोस्तों, उसमें स्थिति ऊर्जा क्या होता है? उतना ही ज़्यादा आ जाता है। अब समझिएगा, एक बात समझिए, जैसे स्थिति ऊर्जा, देखिए जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है दोस्तों, क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि हम किसी वस्तु के ना ही ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं और मतलब ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को ना ही हम खत्म कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर पाएंगे। अच्छा, जब ऊर्जा को ना ही हम खत्म कर पाएंगे ना ही उत्पन्न करेंगे, तो बस ऊर्जा को हम क्या करते हैं? बदलते हैं। अब होता क्या है, जैसे आप किसी वस्तु को, ऐसे समझिए, किसी वस्तु को यहाँ पर रखें, ठीक है, कि ये मान लीजिए ये आपका क्या है? जमीन है ना? ये क्या है? जमीन है। अब किसी वस्तु को यहाँ से उठा करके आप यच ऊंचाई तक, है ना, यानी इस पॉइंट पर लेकर गए, तो एक बात बताइए, इसको जब आप यहाँ से लेकर गए यहाँ पर, तो आपने कुछ काम किया होगा, यानी आपने कुछ कार्य किया होगा, आपकी कुछ ऊर्जा खत्म होगी। लेकिन आपका फिजिक्स ये कहता है कि आपकी ऊर्जा खत्म नहीं हुई है, बस आपकी ऊर्जा बदल गई है, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चली गई। अब देखिए आपने जो काम किया, यानी आपकी जो ऊर्जा खत्म हुआ, अब ये वह इस वस्तु में आ गया। किस में आ गया? इस वस्तु में। यानी इस वस्तु को आप यह ऊंचाई पर ले गए तो यह इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है। ठीक है, तो वस्तु की, और ये क्या होगा? mgh हो जाएगा। ठीक है, यह स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे समझिए, आप अगर हथौड़े से आपको चोट करना है, तो देखिए जितना हमको तेज चोट करना होता है तो हथौड़े को हम उतना ही ऊपर उठाते हैं, है ना? जितना हमको तेज चोट करना होता है हथौड़े को हम उतना ही ऊपर उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऊपर जब उठाते हैं तो उसमें अधिक स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, और जब उसको नीचे हम लाते हैं तो अधिक बल काम करेगा। ठीक है, क्या होगा? अधिक बल। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई वस्तु को आप जितना ऊपर से छोड़ेंगे वह जमीन पर उतना ही तेजी से टकराएगा, क्योंकि उसमें उतना ही ऊर्जा क्या हो जाएगा? आ जाएगा, जितना ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्थिति ऊर्जा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रुके जो बांध होता है ना, बड़े बड़े बांध होते हैं, उसमें रुके हुए जल में जो होता है कौन सी ऊर्जा होती है? तो चूंकि जल क्या हुआ है? रुका हुआ है, तो उसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। और फिर वस्तु की गति के कारण जो उसमें उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और ये होता है, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और ये होता है दोस्तों हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। ये होता है वस्तु की गतिज ऊर्जा। अगर बात करें इसका मात्रक क्या है दोस्तों, तो इसका मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। ठीक है, अब देखिए, और ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। वस्तु को अपनी अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। देखिए, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी अवस्था में रहने का क्या करता है? प्रयत्न करता है ना? वह उस वस्तु की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। कौन? जड़त्व। यानी जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो वह जिसके कारण वह अपनी अवस्था को बनाए रखने में प्रयत्न करता है। ये डिपेंड करता है वस्तु के द्रव्यमान में। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा उसका जड़त्व क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। ये तीन तरह के होते हैं दोस्तों, है ना? ये तीन तरह के होते हैं। एक आपका होता है गति का जड़त्व,
क्या होता है, गति का जड़त्व, और एक होता है दोस्तों विरामावस्था का जड़त्व, है ना, विरामावस्था का जड़त्व, और एक होता है दिशा का जड़त्व। अब इसको समझिएगा। जो गति का जड़त्व होता है ये कहता है कि अगर कोई वस्तु यह कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहेगा, यानी वह विरामावस्था में नहीं रहना चाहेगा। ठीक है, यानी वह गति में रहने का प्रयत्न करेगा। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहेगा, ये विरामावस्था का जड़त्व है। ठीक है, और अगर कोई वस्तु जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चलने का प्रयत्न करेगा। तो जड़त्व कितने प्रकार के हैं दोस्तों, तो जड़त्व आपके 3 प्रकार के हैं। ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रह जाएगा, और यदि कोई जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में जाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था दोस्तों इस नियम को कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसे वह गति की अवस्था में, अगर जड़त्व आपसे पूछेगा जड़त्व के नियम क्या है, और ये जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो जड़त्व का नियम दिया गैलीलियो ने, है ना। किसने दिया था, जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। और एक क्या है कि इसने ये कहा था कि अगर किसी वस्तु को, कोई वस्तु है तो वह गति में है तो वह गति में रहना चाहेगा, और वह विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कहीं से आप बाह्य बल नहीं लगाएंगे, यानी जब तक उस पर आप बाहर से कोई फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यही कारण है दोस्तों कि अगर हम आपसे कहें कि कोई वस्तु है गति में है तो अब गति में रहना चाहेगा। जैसे अगर फुटबॉल है दोस्तों, है ना, फुटबॉल को आप मारते हैं तो फुटबॉल पैर से मारते हैं तो कुछ देर बाद जाकर फुटबॉल क्या होता है, रुक जाता है। तो देखिए जो आपका जड़त्व का नियम ये कहता है कि इसे गति में है तो ये गति में रहना चाहेगा। तो आप सोचेंगे कि ये विरामावस्था में क्यों आ गया, रुक क्यों गया, तो रुक इसलिए गया क्योंकि इसके विपरीत एक बल काम कर रहा है, और वह बल कौन है, घर्षण बल है। कौन बल है, घर्षण बल है। ठीक है, तो इसके विपरीत क्या एक बल काम करेगा, और वह बल क्या है, घर्षण बल है, जिसके कारण वस्तु क्या होता है, रुक जाता है। तो देखिए जो जड़त्व का नियम होता है दोस्तों ना, जड़त्व का जो नियम है वही न्यूटन का प्रथम नियम भी है। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो किसी वस्तु के अवस्था, यानी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आ जाएगा जड़त्व हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई आपका, देखिए जब कोई बस होता है, अगर बस में बैठा कोई यात्री होता है तो क्या होता है, एकाएक अगर बस स्टार्ट होता है, यानी एक बस स्टार्ट होता है तो वह क्या होता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। तो चूंकि देखिए बस क्या है दोस्तों, बस आपका जो बस रुका है तो वो किस अवस्था में है, वह स्थिति अवस्था में है। लेकिन जब बस चलना स्टार्ट हुआ, देखिए जब हम बस में बैठे होते हैं तो उस समय हमारा जो बॉडी है 2 पार्टों में बटा होता है। कितने पार्टों में, 2 पार्टों में। एक पार्ट जो होता है दोस्तों वह जो है बस से क्या सीधा संपर्क में होता है, जबकि एक पार्ट दोस्तों बस से सीधा संपर्क में नहीं होता है। तो जब बस चलना स्टार्ट करता है तो ए वाला पार्ट क्या है, सीधे बस के साथ गति अवस्था में आ जाती है। लेकिन जो ए वाला ऊपर का हिस्सा होता है दोस्तों वह बस के सीधे संपर्क में नहीं होता है, तो इसलिए ये रुका हुआ है। तो ये क्या चाहेगा कि हम रुके ही रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ क्या होते हैं, लुढ़क जाते हैं, यानी पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, तो किसके कारण दोस्तों, तो यह विरामावस्था के जड़ कारण, क्योंकि ये विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखें आप, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उष्मारोधी है ना, सबसे अधिक उष्मारोधी कौन है, ये आपसे पूछा गया है। उष्मारोधी क्या होता है दोस्तों, तो जो उष्मा का अच्छा चालक ना हो, जिससे उष्मा प्रवाहित ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उष्मारोधी बोलते हैं। तो इसमें आपका एल्युमिनियम, जितने भी धातु होते हैं दोस्तों, है ना, लगभग वो सभी क्या होते हैं, उष्मारोधी होते हैं। तो एल्युमिनियम क्या है दोस्तों, सही उष्मा का चालक होता है दोस्तों। तो एल्युमिनियम भी उष्मा का चालक है, तांबा भी उष्मा का चालक है, और इस्पात भी, है ना। कांच जो है दोस्तों यह अधिक उष्मारोधी, यानी एक उष्मा को अपने अंदर से कम प्रवाहित देने, मतलब कम प्रवाहित करता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, तो कहा जा रहा है कांच को गहरा नीला रंग देने वाला पदार्थ कौन है। तो देखिए कांच को अगर गहरा नीला रंग देने वाला पदार्थ जो है दोस्तों, यह है आपका कोबाल्ट। कौन है, कोबाल्ट जो है दोस्तों कांच को गहरा नीला रंग देता है। ठीक है, कांच जो होता है दोस्तों, कांच इसको गहरा नीला रंग, अगर इस कोबाल्ट मिला दे तो कांच का जो रंग हो जाएगा क्या जाएगा, गहरा और नीला हो जाएगा। जो कार्बन है दोस्तों ये कौन सा रंग देता है दोस्तों,
तो ए रंग देता है दोस्तों कहरुआ रंग जो है दोस्तों, है ना, ये कौन देता है, कार्बन देता है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट दोस्तों, तो ये हरा या पीला रंग देता है दोस्तों। और अगर आपका फेरस ऑक्साइड की बात करें दोस्तों, तो ये कौन सा रंग देता है, ये आपका देता है हरा रंग देता है। फेरस ऑक्साइड कौन रंग देता है, हरा रंग देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे बनता है दोस्तों कांच के रंग देने वाले पदार्थ, तो इसको भी आप याद रखेंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी है। ठीक है, सबसे अधिक क्या होती है, विद्युत चालकता किसकी होती है। तो देखिए, विद्युत चालकता डिपेंड किस पे करता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, सबसे अधिक हो, वही उसमें विद्युत चालकता उसकी भी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो देखिए और एक बात और समझिए, यानी विद्युत चालकता से क्या समझिए कि जिससे विद्युत धारा आसानी से क्या हो जाए, प्रवाहित हो जाए, है ना, जिससे विद्युत धारा क्या हो, आसानी से प्रवाहित हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता। अगर आपसे पूछे कि विद्युत चालकता का इकाई क्या है, तो जो विद्युत चालकता का इकाई होता है दोस्तों, वो होता है मोहो। क्या होता है दोस्तों, मोहो जो है दोस्तों, यह विद्युत चालकता का मात्रक है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, विद्युत चालकता का मात्रक क्या हो दोस्तों, यह मोहो होता है, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक विद्युत चालकता की बात करें तो सबसे अधिक जो विद्युत चालकता होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम में होता है, यानी सॉरी सबसे अधिक विद्युत चालकता किसका होता है दोस्तों, चांदी में होता है। लोहा का संकेत क्या होता है दोस्तों, Fe होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। एल्युमिनियम का परमाणु संकेत Al होता है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। चांदी का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों, चांदी का जो क्या होता है, परमाणु संकेत है दोस्तों, क्या होता है, Ag होता है। मैग्नीशियम का जो परमाणु संकेत है दोस्तों, वो क्या, मैग्नीशियम का जो संकेत है दोस्तों क्या है, Mg है। और अगर बात करें मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों, वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 12, है ना, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो याद रखेंगे सबसे अधिक जो विद्युत चालकता किसमें होती है, तो वो होती है चांदी में, है ना। तो सबसे अधिक विद्युत चालकता किसमें होगी, चांदी में, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखें अगर अगले क्वेश्चन को, तो सोडियम धातु निम्न में से किसमें विलय है। ठीक है, तो सोडियम धातु किसमें विलय है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर देखें तो सोडियम धातु जो है दोस्तों, बेंजीन एवं ईथर में क्या है दोस्तों, विलय होता है। सोडियम धातु किसमें विलय होता है, बेंजीन और ईथर में क्या होता है, ये विलय होता है। देखिए दोस्तों, सोडियम धातु जो है यह एक ज्वलनशील पदार्थ है दोस्तों, और आपको पता है कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, जलने लगता है, तो हम इसको किस में रखते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, तो केरोसिन ऑयल में रखा है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, किसको, सोडियम धातु को, मिट्टी के तेल में हम रखते हैं, सोडियम धातु को रखते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होता है। अब देखिए आगे चलें, तो अगर अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। कौन सा गैस जो है दोस्तों फूलों का रंग उड़ा देता है ना, कौन सा गैस जो है दोस्तों फूलों का रंग क्या करता है, उड़ा देता है। तो देखिए जो क्लोरीन गैस है दोस्तों ना, कौन, जो क्लोरीन गैस है वह क्या करता है, फूलों के रंग को करता है, उड़ा देता है ना। कौन गैस, क्लोरीन गैस क्या करता है, फूलों के रंग को उड़ा देता है। ठीक है, क्लोरीन की बात करें तो इसका संकेत कितना होता है, Cl होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन का जो संकेत कितना है, क्या है, Cl है, और परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों, ये आपका 17 होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, एक होता है 1H1, और एक होता है 1H2, और एक होता है 1H3। तो ये होता है हाइड्रोजन है दोस्तों, ड्यूटेरियम है, और ट्राइटेरियम है। तो 3 तरह के समस्थानिक होते हैं किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, हाइड्रोजन को दोस्तों इसका आवर्त सारणी, ये देखिए यही एक ऐसा तत्व है दोस्तों जो ऋणायन भी बनाता है और जो धनायन भी बनाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसका जो आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है, क्योंकि धनायन जो है धातुएं बनाती हैं, और ऋणायन कौन बनाता है, अधातुएं बनाती हैं। तो इसको धातु की श्रेणी में भी रखते हैं और अधातु की श्रेणी में भी रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसलिए हम इसको बोलते हैं आवारा तत्व बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवारा तत्व किसे कहते हैं दोस्तों, तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों वो क्या कहलाता है, आवारा तत्व कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें दोस्तों कार्बन की, तो कार्बन के जो बात करें दोस्तों, कार्बन
तो कार्बन का जो संकेत है दोस्तों कितना है, सी होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। देखिए कार्बन के दो महत्वपूर्ण क्या होते हैं दोस्तों, तो कार्बन के दो महत्वपूर्ण अपरूपक होते हैं दोस्तों, एक होता है ग्रेफाइट होता है, और एक होता है दोस्तों ग्रेफाइट होता है, और एक आपका हीरा होता है। ठीक है, ग्रेफाइट और हीरा। हीरा जो है दोस्तों ना, हीरा कार्बन का क्या है, एक क्रिस्टलीय अपरूपक है ना। कौन है, क्रिस्टलीय अपरूपक है कौन, कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन को हम OH लिखते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखिएगा। ठीक है, O3, ऑक्सीजन का मतलब अगर ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलते हैं तो बनता है O3, 3 परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेगा, O3 बनेगा। और O3 को हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। और ओजोन जो है दोस्तों, ओजोन क्या होता है, ओजोन जो है दोस्तों एक काम करता है, सूर्य के पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है ना। और आपसे पूछा जाए कि ओजोन जो है किस मंडल में पाया जाता है दोस्तों, तो ओजोन का जो अधिकांश भाग होता है वह समताप मंडल में पाया जाता है। किसमें, समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन का अधिकांश भाग। ओजोन परत की जो मोटाई को नापने के लिए किस यूनिट का हम प्रयोग करते हैं, तो डाप्सन। किसको, डाप्सन को हम नापते हैं, किससे, डाप्सन। डाप्सन की बात करें तो ये ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं डाप्सन का। ठीक है, डाप्सन का। ओजोन छिद्र को सबसे पहले किसने देखा था दोस्तों, तो जो फोरमैन है दोस्तों ना, फोरमैन, इसी ने सबसे पहले इसको देखा था, ओजोन परत के छिद्र को। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अशुद्धियों के कारण, अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों। तो देखिए जब द्रव में आप अशुद्धियां मिला देंगे ना तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। अब क्वथनांक क्या होता है दोस्तों, तो वह टेम्परेचर होता है दोस्तों ना, जिसपे कोई जो द्रव है, ठीक है, द्रव वह क्या होता है, उबलने लगता है ना। द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। तो उससे हम क्या कहते हैं, वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, उसे हम बोलते हैं, उसका क्वथनांक बोलते हैं ना। हिमांक क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी द्रव क्या होता है दोस्तों, बर्फ बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका हिमांक कहते हैं। तो जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 सेंटीग्रेड होता है दोस्तों, और जो इसका हिमांक होता है वो कितना होता है, 0 सेंटीग्रेड होता है। तो देखिए जब अशुद्धियां मिलाएंगे तो द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका हिमांक क्या होता है, घट जाता है। याद रखिएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि दाल में नमक डालने से दाल जल्दी क्यों गल जाता है। तो देखिए होता क्या है, जैसे इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और क्वथनांक बढ़ने से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अब बात समझिए, हम कह रहे हैं जल का क्वथनांक कितना है, 100 है। अब आप अगर जल को आप गर्म कर रहे हैं और जब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 100 सेंटीग्रेड हो गया, उसके बाद आप इसको कितना हो उष्मा देंगे, इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्या नहीं बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ेगा, आपको इसको कितना हो उष्मा देंगे, क्योंकि जो आप इसको टेम्परेचर देंगे वह टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा, वह इसको, इसके अवस्था को बदलने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। यानी जल जो है वाष्प, जल को वाष्प में बदलेगा। कौन, जल को वाष्प में बदलने लगेगा। ठीक है, जब इसके मतलब क्वथनांक से अधिक आप गर्म करना चाहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एंटीजन की खोज किसने किया था दोस्तों, है ना। एंटीजन की जो खोज है वह किसने किया था, आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों एंटीजन की खोज, तो जो एंटीजन की खोज है दोस्तों, एंटीजन की खोज की बात करें तो एंटीजन की जो खोज किया था लैंड स्टीनर ने, किसने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था एंटीजन का खोज। फ्लेमिंग की बात करें दोस्तों, तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था दोस्तों, इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी, है ना। किसने की, इंसुलिन की खोज की थी। और ये इंसुलिन कहाँ से निकलता है दोस्तों, तो यह अग्नाशय से निकलता है, और अग्नाशय से भी कहाँ, तो बीटा कोशिका से निकलता है। और यह क्या करता है, मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है दोस्तों, है ना। मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है कौन, इंसुलिन। जो आपका दोस्तों पिनकस है, कौन, पिनकस की अगर बात करें तो जो ये पिनकस है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने दोस्तों खोज किया था, इन्होंने दोस्तों पिनकस की अगर बात करेंगे आप,
इन्होंने गर्भ निरोधक जो गोलियां होती दोस्तों उसका खोज किया था किसने, पिनकस ने। और लुई पास्चर को आपको पता है दोस्तों, तो जो लुई पास्चर है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, रेबीज के टीके का जो खोज किया था किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था ना। रेबीज का जो टीके खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने चाहिए। तो लैनिस्टर किसने किया, एंटीजन की खोज किसने की थी, लैनिस्टर ने। फ्लेमिंग इंसुलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पिनकस की बात करें तो गर्भ निरोधक गोलियों की। और लुई पास्चर की बात करें तो इन्होंने इन रेबीज के टीकों का खोज किया था। ठीक है, बात करें इंसुलिन की दोस्तों, तो आपने बता दिया अलेक्जेंडर ने किया था दोस्तों। इंसुलिन की खोज किसने, अलेक्जेंडर ने। और अगर बात करें दोस्तों बैक्टीरिया की, तो इसको किसने किया था, तो लिवेन हाक ने। किसने, लिवेन हाक ने किया था दोस्तों। लिवेन हाक ने बैक्टीरिया की खोज किया था दोस्तों, है ना। पोलियो का टीका का खोज किसने किया दोस्तों, तो जो पोलियो का टीका है दोस्तों, इसका जो खोज किया था, ये किया था जोन्स साल्क ने। किसने, या ऐसे लिख सकते हैं जोनस साल्क ने। किसने, जोनस साल्क ने किया था पोलियो के टीका का खोज। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो अगर बात करें कौन सी विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, तो देखिए जो विटामिन बी और सी है दोस्तों, है ना, बी और सी, ये दोनों किस में घुलनशील है, पानी में। बी और सी किस में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। बाकी जो बी और सी के अलावा दोस्तों, जो ए होगा, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, ये जो विटामिन है दोस्तों किस में घुलनशील है, यह वसा में घुलनशील है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी विटामिन ए जो है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, वसा में घुलनशील होगा। यानी विटामिन बी और सी किस में, तो पानी में। बाकी ए डी ई के किस में घुलनशील है दोस्तों, वसा में। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। तो वसा में घुलनशील विटामिन हमने लिख दिया क्या दोस्तों, ए डी ई के। ये क्या है दोस्तों, वसा में घुलनशील क्या है, विटामिन है। विटामिन के रासायनिक नाम की बात करें दोस्तों, तो विटामिन की रासायनिक का नाम क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो ए की बात करेंगे, फिर बी की, फिर सी की। तो ए का हो गया दोस्तों रेटिनाल, क्या हो गया, ए का जो नाम हो गया क्या होता है, रेटिनाल हो गया। बी की नाम की बात करें तो थायमीन, क्या हो गया, थायमीन। विटामिन बी, ऐसे बी कम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन आते हैं दोस्तों, है ना। तो विटामिन हम B1 की बात कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं, तो 8 विटामिन आएंगे ना। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का क्या जाएगा, एस्कॉर्बिक, क्या जाएगा, एस्कॉर्बिक, एक्सकॉर्बिक, ये आपका विटामिन सी हो गया। ठीक है, विटामिन सी क्या हो गया दोस्तों, आपका एस्कॉर्बिक हो गया। अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का खोज का जगह, मतलब इसका क्या जगह रासायनिक नाम, तो इस जगह टोकोफेराल, है ना। टोकोफेराल किसका है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है टोकोफेराल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। विटामिन ए से, विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों, तो विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स, है ना। रिकेट्स में क्या होता है दोस्तों, हड्डियाँ क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं, हड्डियाँ क्या होती हैं, लचीली हो जाती हैं। किसकी कमी, विटामिन डी में। हड्डियों में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, देखिए हड्डियों में जो पाया जाता है वो कैल्शियम पाया जाता है, और हड्डी और दांत में दोनों में कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। किसमें, हड्डी और दांत में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है हड्डी और दांत में। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, विटामिन जो के होता है दोस्तों ना, इसका काम क्या है, तो यह रक्त के थक्के को जमाने का काम करता है। कौन, विटामिन के काम करता है, रक्त के थक्कों को जमाने का काम करता है विटामिन के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कैंसर के उपचार में दोस्तों हम लोग रेडान का प्रयोग करते हैं। किसका, रेडान का प्रयोग करते हैं दोस्तों कैंसर के उपचार में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद होने चाहिए। चलिए, थायराइड के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो थायराइड के उपचार में दोस्तों अगर बात करें तो आयोडीन का प्रयोग करते हैं। किसका, आयोडीन का प्रयोग करते हैं हम लोग थायराइड के उपचार में। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है दोस्तों, तो जो एलिसा टेस्ट है दोस्तों यह संबंधित है आपके एड्स नामक बीमारी से। ठीक है, HIV
एड्स नामक एड्स किसके रोग किस वायरस से होता है दोस्तों? तो HIV वायरस से होता है एड्स। और इसको टेस्ट किससे किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट इसके लिए किया जाता है। ECG का संबंध किससे है दोस्तों? तो ECG का संबंध दोस्तों हृदय रोग से। किससे? हृदय रोग से किसका संबंध है? ECG का संबंध है। मस्तिष्क का EEG का संबंध किससे है दोस्तों? तो मस्तिष्क रोग से है। जैसे आपका दोस्तों ट्यूमर हो गया दोस्तों, फिर मिर्गी हो गया दोस्तों, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? EEG का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको जांच करने के लिए क्या होगा? EEG का प्रयोग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों गुणसूत्रों में क्या पाया जाता है। तो गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्रों में पाया जाता है DNA और प्रोटीन। क्या पाया जाता है? DNA और प्रोटीन पाया जाता है गुणसूत्रों में। याद रखेंगे, DNA और प्रोटीन मिलता है आपको गुणसूत्रों में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ठीक है दोस्तों, आज का बस क्वेश्चन इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के आपके जो भी सेशन है दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।